आप सभी दोस्तों का एसके की जुबानी प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत है। मेरा नाम हेमा है। मैं अपने माता पिता के साथ ग्वालियर में रहती थी। मेरी माँ का देहांत तब हो गया था जब मैं 6-7 साल की थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। जब मैं बड़ी और समझदार हो गई तो पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो हमेशा मुझसे अलग सा बर्ताव करती थी। उनका रवैया हमेशा गुस्से से भरा रहता था। सौतेली माँ के आने के बाद पिता भी बदल गए। अब वे सिर्फ उन पर ही ध्यान देते थे, उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं देती थी। सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, लेकिन मैं आईएएस बनना चाहती थी। मैंने यूपीएससी की तैयारी कर शुरू कर दी थी। मेरी यूनिवर्सिटी में सभी लड़के लड़कियां मेरी तारीफ कर किया करते थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रह चुकी थी। इसी बीच मेरा रिश्ता आ गया। मैंने पिताजी को ये नहीं बताया था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दे रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। लड़के वालों ने मेरी सुंदरता देखकर जिद की कि वे मुझसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैंने पिताजी से कई बार कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरी बात का गलत मतलब निकाला और पिताजी से कहा कि रिश्ता इतना अच्छा है, फिर भी तुम्हारी बेटी मना क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पिताजी ने उनकी बात मान ली और मुझसे गुस्से में पूछा कि क्या ये सच है। मैंने कहा, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा, लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती, अब बहुत सा हो गया, अब शादी कर लो। मेरी बातों को कोई असर नहीं हुआ और मेरी शादी मनीष नाम के व्यक्ति से तय कर दी गई। मेरा सपना टूट चुका था। मेरी परीक्षा अधूरी रह गई। अगर मैं अपनी परीक्षा दे पाती तो शायद मेरा सपना पूरा हो जाता। अब मुझे अपने ससुराल में जाकर वहाँ के लोगों का दिल जीतना था। मैंने इसे ही अपना लक्ष्य बना लिया। मेरे ससुर ने मुझे पसंद किया था। वो मेरे पिताजी के पुराने दोस्त थे। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए उन्होंने मुझे इस घर में बहू बनाकर स्वीकार किया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास ने पहले ही अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की तय कर रखी थी। शादी के कुछ दिन मेरी ससुराल में अच्छे गुजरे, लेकिन मेरी सास और ननद का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरी ससुराल में घर के सारे काम मुझसे करवाए जाते। मेरे ससुर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मेरे ससुर की बातों का घर में बहुत प्रभाव था और उनके सामने मेरी सास और ननद अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उनके पीछे से वे मुझे ताने देती थी और मुझसे हर काम करवाती थी। मेरी सास ने मेरे ससुर जी से कहा था कि हेमा भले ही अच्छी लड़की है, लेकिन एक लड़की को मैं शुरू से ही अपने बेटे के लिए सोचती आ रही हूँ। उसका हेमा के साथ कोई मुकाबला नहीं। और फिर हमारा बेटा तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता भी है। मेरे बेटे जैसा लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। तभी मेरे ससुर जी ने अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे तो हेमा ही पसंद है और मनीष की शादी हेमा के साथ ही मैं खूब धूमधाम से करूंगा। मेरे ससुर जी ने जैसा कहा वैसा हुआ भी। उन्होंने मेरी और मनीष की शादी खूब धूमधाम से की थी। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि मैं घर को अच्छी तरह संभाल लूं। इसलिए मेरे घर संभालने के अलावा बाकी सभी कामों में से अपना ध्यान हटा लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं घर के सभी सदस्यों को खुश रख सकूं। मैंने अपनी सास और ननद को हमेशा इज्जत दी और मैंने ननद को हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और सास को अपनी माँ की तरह चाहा। लेकिन मेरी सास को मेरा अच्छापन
हमेशा दिखावा लगता था। उन्हें ये बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं था कि मुझे इस घर में सबका प्यार और सम्मान मिले। इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे मेरे पति और ससुर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी सास और ननद को मौका मिल गया। वो मेरे पति के पास आकर कहने लगी, "मनीष बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो और मॉडर्न हो। इस हेमा की तुम्हारे साथ कोई बराबरी नहीं है।" तभी मेरी ननद भी कहने लगी, "हाँ भैया, मैं तो चाहती थी कि मेरे एक ही भैया है और उनके लिए कोई अच्छी और मॉडर्न भाभी आए। लेकिन पिताजी ने तो हेमा के साथ आपकी शादी करके आपकी किस्मत फोड़ दी। कहा आप स्टाइलिश और हैंडसम, और कहा वो सिंपल सी दिखने वाली लड़की।" मेरे पति ने उस समय अपनी बहन और माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे-धीरे मनीष का व्यवहार मेरी तरफ कठोर और रूखा होता गया। वो छोटी-छोटी बातों पर मुझे डाँटने लगे, ताने मारने लगे और कभी-कभी तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। हाथ उठाना तो जैसे उनके लिए मामूली हो गई था। मैं अपने पति के इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब हमेशा गुस्से भरा होता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को मेरी सास और ननद ने भड़काया है, जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे है। मैं सीधे दिल से अपनी सास से ये बात शेयर करने गई थी, ताकि वो अपने बेटे को समझाए, लेकिन मेरी पूरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, "बहू पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी-मोटी बातें होती ही रहती है। इन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोने की बजाय इन बातों को कमरे के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए।" मेरी शिकायत मेरी ननद ने फ़ौरन ही अपने भाई से कर दी। उसने कहा, "भैया भाभी आपकी शिकायत माँ के पास लेकर आ गई है थी।" इस बात पर भी मेरे पति मुझ पर बहुत बरसे। मैं अपनी सास का जवाब सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया, लेकिन मेरे ससुर जी उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो हमेशा अपने बेटे को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरे पति एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। इधर मेरे ससुर जी तो दिल के मरीज थे। एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घर वाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, उनका दम घर में ही निकल गया। उनके जाने के बाद मेरे पति को खुली छूट मिल गई थी। मेरी सास और ननद भी वो ही करती थी जो उनका मन करता था। शादी के करीब 13-14 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे लगा था कि शायद अब मेरे पति का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ये मेरा भ्रम था। अब हर रात मेरे पति शराब पीकर घर आने लगे। मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलती तो उनके मुंह से शराब की बहुत तेज बदबू आती थी। मेरा छोटा बेटा था। मैं सारा दिन घर के काम करती और रात को अपने बेटे रमन के साथ जागती रहती थी, लेकिन मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी मैं अपने पति से कहती कि आप इतनी रात तक घर से बाहर क्यों रहते हैं और शराब भी पीते हैं, कम से कम आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए, तो मेरे पति ने मेरे बालों को पकड़ लिया और कहने लगे, "मैं कुछ भी करूं, तुझे इस बात से क्या मतलब? तू घर में क्या करती है? सिर्फ रोटियां पकाती है और बच्चे संभालती है। तुझे मेरी कदर करनी चाहिए। तू मेरे घर में रह रही है, मेरे पैसों पर पल रही है और मुझे ही सिखा रही है कि मुझे क्या करना है।" उस दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पति से ये बात कह दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस दिन मेरे पति ने चिल्लाते हुए पास रखा गिलास जमीन पर पटक दिया और फिर मेरे बाल खींचते हुए मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। अपने पति के इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारी सारी रात रोते हुए गुजर गई। अगली सुबह जब मेरे पति सो रहे थे और मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी ननद किचन में आई और कहने लगी, "अरे भाभी, रात को क्या आपका भैया के साथ कोई झगड़ा हुआ है?" मुझे गाली-गलौज की आवाज़ आ रही थी। मेरी ननद मुस्कुराते हुए ये बात कह रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त थी और मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, तो वो कहने लगी, "मैं तो पहले ही कहती थी कि
इस घर के लायक नहीं हो, ना तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, ना ही घर को। मैंने अपनी ननद से कहा, प्लीज पूनम, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैंने धीमे शब्दों में उससे कहा। उसने कहा, परेशान तो भैया है तुम्हारी वजह से, तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी। ये कहकर वो अपना नाश्ता उठाकर किचन से चली गई। मैं बाकी के कामों में व्यस्त थी। जल्दी जल्दी अपने पति के उठने से पहले सारे काम खत्म कर लेना चाहती थी, क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति की गुस्से से भरी कड़कती हुई आवाज आई, हेमा, अरे हेमा, कहाँ मर गई हो? मैंने जल्दी से कहा, जी मैं अभी आई। किचन के सारे काम छोड़कर मैं जल्दी से कमरे में चली गई। मेरी सांस तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पहुंचे और कमरे में पहुंचने से पहले ही फिर से मेरे पति ने जोरदार आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। मैंने कांपती हुए आवाज में कहा, जी क्या हुआ? मनीष कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरी पहली आवाज में ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। उसके हाथ में शर्ट थी। उन्होंने वो शर्ट मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, जल्दी से प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने जल्दी से अपने पति की शर्ट उठाई और उसे प्रेस करने लगी। वो बाथरूम में नहाने चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज आई, हेमा, तौलिया कहाँ है? जल्दी से तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। मैं प्रेस छोड़कर जल्दी तौलिया लेने के लिए दौड़ी। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने तौलिया अंदर बढ़ाया। ये लीजिए, मनीष ने जोरदार आवाज में कहा, ये भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? उन्होंने तौलिया खींचते हुए कहा था। मैं जल्दी से प्रवेश करने के लिए पलटी तो मेरा पैर बेड के कोने से लग गया। मैं दर्द से कराते हुए लेकिन जल्दी से शर्ट प्रेस करने पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र शर्ट पर पड़ी, मैं शॉक रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। मैं डर गई और सोचा कि अब क्या होगा। मेरा शरीर कांपने लगा। इतनी ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुला और मेरे पति बाहर आ गए। कहने लगे, मेरी शर्ट तैयार है। जैसे ही उनकी नज़र उनकी जली हुई शर्ट पर पड़ी, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। मैंने कहा, सॉरी, गलती से ये सब कुछ हो गया। तभी मेरे पति जोर से चिल्लाए और कहने लगे, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैं वही खड़ी रो रही थी। इतनी ही देर में मेरी सास बड़ी शान के साथ कमरे में अंदर आई। कहने लगी, अरे बेटा, एक शर्ट ही तो जली है, तुम्हें इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता ही है कि इस बेचारी से कोई काम ढंग से होता ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं अभी तेरे लिए दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस कर देती हूँ। मेरी सास अलमारी की तरफ गई और अलमारी खोलते हुए कहने लगी, मैंने तो तुझे कहा था कि मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर ले, मगर तू भी अपने पिता का कहना मानता रहा। अगर उस दिन तू कह देता कि मुझे पिताजी की पसंद की ही नहीं बल्कि माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी है, तो शायद तेरे साथ ऐसा ना होता जैसा अब हो रहा है। सास की बातें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे से निकलकर किचन में चली गई और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद मैं दोबारा कमरे में गई। मेरी सास मेरे पति की शर्ट पर प्रेस करने के बाद कमरे में जा चुकी थी। मैंने उन्हें नाश्ता दिया और हिम्मत जुटाकर कहने लगी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझे से आराम से भी बात कर सकते थे। क्या ये बात चिल्ला कर करनी जरूरी है? ये सुनकर ही मेरे पति ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, इसमें भी मेरी गलती है? मैंने कहा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे पति का चेहरा देखकर मेरी आवाज टूटने लगी। वो कहने लगा, अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? इतनी ही देर में उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए। मैं जोर से चिल्ला उठी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए। मैंने कहा, मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार सहन करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी आवाज रोने जैसी हो गई थी। मेरे पति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो जोर से कहने लगे, अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना। ये कहते हुए उन्होंने मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया।
थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। मेरा सिर चकराने लगा। मैं सदमे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैं खामोश रही। दरवाजे पर खड़ा मेरा 6 साल का बेटा ये सब खामोशी से देख रहा था। उसकी मासूम आंखें पिताजी की इस हरकत से डर गई। वो दौड़कर मेरे पास आया। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, पापा आप मम्मी को मत मारा करो। मेरे बेटे की आवाज कांप रही थी। मेरे पति गुस्से में तमतमाते हुए बोले, अपनी माँ की तरह तू भी बहुत बोलने लगा है। लगे हाथ, आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। वो कहते हुए जैसे ही मनीष मेरे बेटे पर हाथ उठाने लगे, मैं उनके आगे आ गई। मैंने कहा, नहीं, आप मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। इधर मनीष गुस्से से उबलते हुए मुझे बुरी बुरी गाली देने लगे और कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा जोर से पीटते हुए कमरे से निकल गए। दरवाजे की जोरदार आवाज के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा सा गया। मैं अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी पापा आप पर इतना गुस्सा क्यों होते हैं। वो बहुत डरा हुआ था। उसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने एक बैग में अपने और अपने बेटे के कपड़े रख लिए और चुपचाप अपने मायके चली गई। जब मैं मायके पहुंची तो मुझे लगा कि शायद मेरे माता पिता मुझे सहारा देंगे और मेरी तकलीफ को समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सौतेली माँ और पिताजी को पूरी बात बताई, उनके रिएक्शन ने मुझे अंदर तक जग जोड़ कर रख दिया। काफी देर तक माँ और पिताजी कमरे में बात करते रहे। फिर बाहर आकर मेरे पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो हेमा, हर घर में छोटी मोटी बातें हो जाती है। कभी कभी गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात को इतना बढ़ाए जाए। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पिताजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। तभी मेरी सौतेली माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, देखो हेमा, लड़कियों का घर तो उसका ससुराल ही होता है। अब तुम लड़ झगड़ कर यहाँ बैठ जाओगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जैसे तैसे करके अपनी गृहस्थी चलाओ। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, लेकिन पिताजी मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। पिताजी ने गुस्से में जवाब दिया, बस अब और बहस मत करो हेमा, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। कल सुबह तुम वापस अपने घर जा रही हो। वहां जाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और ठंडे दिमाग से काम लो। जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। उस रात मैं रोई नहीं, बल्कि अपने दिल में तकलीफ लेकर सारी रात छत को घूरती रही। मेरे दिल में दर्द था। मेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन मेरे सगे पिता भी मेरी तकलीफ को समझने के लिए तैयार नहीं थे। अगली सुबह मैं चुपचाप अपने बैग उठाकर ससुराल वापस लौट आई। दरवाजा खोलते ही मेरी सास की आवाज सुनाई दी, अरे आ गई मेहरा महारानी, तेरे माता पिता तुझे 2 दिन भी नहीं रख पाए। मैंने सोचा कि इन्हें जवाब देने को का कोई फायदा नहीं है, इसलिए खामोश से शीशे आगे बढ़ गई। अब मेरे पति और मेरी सास ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि मुझे मायके में कभी कोई सहारा नहीं है। मेरे पति का व्यवहार अब दिन बदन और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। अब वो न केवल रात को शराब पी कर आते थे, बल्कि जानबूझकर अपनी माँ और बहन के सामने मेरी बेइज्जती भी करते थे। एक दिन मेरा बेटा रमन बीमार पड़ गया। वो पूरी रात बुखार में तपतपा रहा। मैं अपने बेटे की फिक्र में सारी रात जागती रही। मैंने मनीष को जगाने की कई बार कोशिश की कि वो रमन को डॉक्टर के पास ले जाए, उसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दो, वैसे भी ये सब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। सारी रात मेरा बेटा बुखार से जलता रहा। अगली सुबह मैंने फिर से रमन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मनीष से बात की, तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, डॉक्टर के पास जाना है तो तुम खुद ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी बात में मैं अंदर तक टूट चुकी थी। ये बेटा उसका भी तो था, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। मैं खुद ही अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद मैं डॉक्टर के कैबिन से निकल ही रही थी कि अचानक मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई।
जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई, मैं उसे फ़ौरन पहचान गई। वो लड़का मेरा क्लासमेट रह चुका था। मैंने उसे सॉरी कहा। उसे पहचान कर भी मैं अनदेखा कर आगे बढ़ने लगी। उसने फ़ौरन ही मुझे आवाज़ लगाई, हेमा। मैंने पलट कर देखा। उसने कहा, तुम हेमा ही हो ना? मैंने कहा, जी, मैं हेमा ही हूँ। वो कहने लगा, तुम मुझे पहचान गई ना? मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, हम दोनों साथ पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ मनीत, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। उसने कहा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कभी हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर हुआ करती थी, और तुम तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही थी। तुमने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, हाँ, मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई क्योंकि मेरी शादी हो गई। मैंने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये मेरा बेटा है। उसने कहा, यार, तुम कितनी इंटेलिजेंट थी। शादी करने के बाद तुमने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। तुम्हारे चेहरे से भी रौनक गायब हो गई। तुम तो आईएएस बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ था। बातों के दौरान मनीत की नज़र मेरी गर्दन और बाजू पर पड़ी। उसने कहा, ये निशान कैसे है? मैं चौंक गई और कुछ नहीं कहा। वो कहने लगा, मैं भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था। मैं तो आज आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी होनहार लड़की ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं मनीत को कैसे बताती कि मैं कितने सालों से अपनी पति के अत्याचार बर्दाश्त कर रही हूँ। मनीत ने कहा, अच्छा ठीक है, लगता है तुम जल्दी में हो। मैं तुम्हारा समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी परेशान हो। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे एक कार्ड दिया। तो वो कहने लगा, तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वैसे भी एक आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ समाज सेवक भी हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चली आई। मुझे अस्पताल में काफ़ी देर हो गई थी। अभी मुझे अपने बेटे की दवाई भी लेनी थी। मेडिकल स्टोर पर भी काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वहां भी देर हो गई। फिर जब मैं घर पहुंची तो घर पहुंचते ही काम में बिजी हो गई। अपने बेटे को दवाई देकर मैंने सुला दिया। शुक्र था कि मेरे पति अभी घर पर नहीं आए थे, वरना हंगामा शुरू कर देते कि इतनी देर में कहाँ से आ रही हो। मैं उनको कितना भी यकीन दिलाती कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं आता। अगली सुबह रमन की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। रमन को स्कूल भेजने के बाद मैं नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी मेरे पति कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा रहे थे कि अचानक पूनम कमरे में आ गई। वो मेरे पति से कहने लगी, भैया, मुझसे आपसे कुछ कहना है। आप अपनी पत्नी को काबू में रखिए। कल हमारे नीरज को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने से पूरे 4 घंटे में घर आई है। डॉक्टर के यहाँ इतना भी समय नहीं लगता। ना जाने कहाँ गुटर गू करती फिर रही है। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। माँ भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन आप गुस्सा मत करना, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि आपकी पीठ पीछे भाभी न जाने कहाँ कहाँ घूमती है। यह बात सुनते ही मेरे पति की आंखें अंगारों की तरह उबलने लगी। वो तेज कदमों से चलकर किचन में मेरे पास आए। मैं जो अपने पति के लिए गरम गरम पराठे बना रही थी, मेरा मुंह दूसरी ओर था। मेरे पति ने पीछे से मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए मुझे किचन से बाहर ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्यों और किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। वो कहने लगे, बता, डॉक्टर के यहाँ से तू कहाँ गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से घर आने की? और तुझे देर कहाँ हुई? कहाँ गई थी? तू किससे मिलती है मेरे पीठ पीछे? मैंने कहा, मैं तो वह डॉक्टर के पास गई थी और कहीं भी नहीं गई। मेरे पति ने मेरे बालों को जोर से पकड़ा और कहने लगे, मुझसे भूल झूठ बोलती है। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं रमन को डॉक्टर के यहाँ ही लेकर गई। वहीं पर देर हो गई
क्योंकि अस्पताल में बहुत भीड़ थी। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, इस घर में रहना हो तो कायदे कानून से रहना होगा। झूठ बोलती है, अस्पताल में इतनी देर नहीं लगती जितनी देर में तू यहाँ आई है। 4 घंटे तूने अस्पताल में क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उन्होंने मेरे बालों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अचानक मेरे पति का फोन बज उठा। उसके ऑफिस से फोन आया था। वो इन सब बातों को भूल गए थे कि आज उन्हें जल्दी ऑफिस जाना है। मेरे पति ने मुझे झटके से जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर निकल गए। से शोर की आवाज सुनकर मेरी ननद और सास भी वहां खड़े होकर मेरा तमाशा देख रही थी। उन दोनों में से किसी ने भी मुझे अपने पति से बचाने की कोशिश नहीं की। मेरा शरीर दर्द से करा रहा था, लेकिन मेरे मन में जो आग लग रही थी उसने मुझे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। मैंने अपने आंसू पहुंचे दूसरी तरफ देखा तो मेरी सास और ननद आपस में खड़ी होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने घर के काम खत्म किए और अपने सारे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट निकाले। मैंने तय कर लिया कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैंने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की वैकेंसी निकालनी शुरू की, लेकिन जहां भी वैकेंसी थी वहां एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मांग थी। लेकिन मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो मेरी शादी को ही 7-8 साल गुजर चुके थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय में मोबाइल पर नजरें गड़ाए नौकरी के किसी जवाब का इंतजार कर रही थी, तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई। मैं चौंक गई और फौरन ही दरवाजा खोलने गई। सामने मेरे पति खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। मेरे पति ने वो लिफाफा मुझे दे दिया। मैंने जैसे ही लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर एक कागज था। उस कागज पर जो शब्द लिखे हुए थे, उसका हर एक शब्द जैसे कि इसी तीर की तरह मेरी आत्मा पर वार कर रहा था। ये तलाक के पेपर थे। मैं कांपती हुई आवाज में कहा, डिवोर्स। मेरे पति मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, और ये भी जान लो कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कोई काम धंधा नहीं करती हो, इसलिए उसके देखभाल करने के काबिल नहीं हो तुम। मैंने कागजों को गौर से देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू तैर गए। एक दिल तो किया कि जोर जोर से चीख कर रोऊं, तो दूसरा दिल किया कि मुझे अपने पति के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि खुद को हिम्मत से संभालना है। आज अगर मैं हार गई तो मेरे बेटे का फ्यूचर मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैंने तसल्ली से दिल को संभाला लिया और उन पेपर को लेकर कमरे के अंदर चली गई। मेरे पति मुझे आंखें फाड़ कर इसी तरह देखते रहे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया था। उनके सामने मेरी आंख में एक आंसू नहीं टपका। कमरे के अंदर जाकर लेट गई और सारी रात ये ही सोचती रही कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपने पर्स से वो कॉन्टैक्ट कार्ड निकाला जो मुझे मनीत ने दिया था, जो कभी मेरा क्लासमेट हुआ करता था। उस पर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर को डायल किया और जैसे ही मनीत ने कॉल रिसीव की तो मैंने बता दिया कि मैं बोल रही हूँ। वो कहने लगा, हाँ हाँ बोलो, ये क्या बात है? मैंने उससे कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें कैसे मदद चाहिए? मैंने कहा, मुझे एक घर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए एक किराए के घर का बंदोबस्त कर सकते हो? उसने चौंक कर कहा, मगर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें किराए के घर की क्या ज़रूरत है? फिर मैंने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया कि यहाँ रहते हुए मैं किस तरह से अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचार बर्दाश्त करती रही हूँ। फिर काफ़ी देर तक वो मेरी पूरी कहानी सुनता रहा। मैं रो रो कर उसे अपनी कहानी सुना रही थी। फिर उसने कहा, मुझे तुम पर पहली नज़र में देखते ही तरस आ गया था, क्योंकि तुम्हारी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। पहले तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी इतनी परेशान नहीं दिखाई दी थी। तुम तो बहुत ही खुश मिजाज और समझदार टैलेंट्स
टेड लड़की थी हुआ करती थी। आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें शादी के बाद भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। तुम्हारी शादी तो 7-8 साल हो गई है और तुम अभी तक अपने पति के अत्याचार को बर्दाश्त करती रही। तुम्हें यह अन्याय नहीं सहना चाहिए था, बल्कि तुम्हें शुरू में ही इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। मैंने उसे रोते हुए बताया, अब मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। वो मुझे डिवोर्स देने के लिए सोच रहा है और वो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे अलग होकर नहीं जी सकूंगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। हो सके तो आप मेरे लिए रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। मनीत कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि मैं सरकारी फ्लैट में रहता हूँ। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम वहां जाकर रह सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे घर पर आई तो मेरे करैक्टर पर कीचड़ उछालेंगे ये लोग। इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैं और ज्यादा बदनाम हो जाऊंगी। मनीन ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढता हूँ और कोई फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यही वो समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनीत ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढकर मुझे दिलवा दिया। मैंने अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, रमन को तैयार किया, साथ ही में अपने किए हुए इकट्ठे कुछ पैसे उठाए और मौका देकर चुपचाप घर से निकल गई। रात के समय जब मेरे पति घर वापस आए तो हमेशा की तरह उन्होंने मुझे आवाज लगाई, हेमा, मेरे लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। लेकिन घर में सन्नाटा था। उन्होंने किचन में जा कर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। उन्होंने रमन के कमरे में जाकर देखा तो वो भी खाली पड़ा हुआ था। फिर वो वापस अपने कमरे में आए तो उनकी नजर टेबल पर रखे हुए एक लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा और अंदर से मेरे हाथ का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगे। मैंने लेटर में कुछ इस तरह से लिखा था, मनीष, मैंने आपके साथ बहुत साल बिताए, हर ताने हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं सह सकती। आपने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। आपको जो करना है आप करो, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेटर पढ़ने के बाद मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बुखलाकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने तो मुझे धमकाने के लिए डिवोर्स के पेपर तैयार किए थे, लेकिन अब उनका दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। काफी देर तक वो इसी सोच में डूबे रहे, लेकिन घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। मेरे पति को भूख लग रही थी। देर रात तक जब उन्हें लगातार भूख लगती रही और नींद नहीं आई तो किचन में जाकर उन्होंने देखा कि सारे बर्तन खाली पड़े हैं। उनमें से किसी भी बर्तन में खाना नहीं था। वो चुपचाप अपना मन मार कर वहीं बैठ गए और अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि अब उसकी पसंदीदा सब्जी के साथ गरम गरम रोटियां पकाकर खिलाने वाली इस घर से चली गई थी। अगले दिन भी ये सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। मेरे पति ने कड़कती हुई आवाज में मुझे पुकारा, हेमा, पानी लेकर आओ। लेकिन अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो उदास रहने लगे थे, लेकिन वो अभी भी अकड़ में थे। उनका मानना था कि वो मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे। मैं भी उनके घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो खुद उस नरक से निकल कर आई थी। मनीत ने मुझे किराए का घर दिलवा दिया था। यहाँ पर 2-3 दिन मैंने अपने बेटे के साथ बहुत सुकून से गुजारे थे, लेकिन अब मैं ऐसे खाली हाथ बैठ नहीं सकती। अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं बड़ी परेशान थी, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल सकी। मनीत अपने घर से खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आया था, लेकिन मैं उसका एहसान कब तक ले सकती थी। मैंने उसे कह दिया, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बार मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम टीचिंग
कर सकती हो? मैंने कहा, टीचिंग करने का मुझे कोई अनुभव नहीं है। मनीत ने मुझे एक सुझाव दिया। वो कहने लगा, तुम चाहो तो इस घर में रहकर ही कोचिंग सेंटर खोल सकती हो। मैंने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, तुम्हें याद नहीं, तुम यूपीएससी के एग्जाम दे रही थी और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यूपीएससी के एग्जाम किस तरह क्लियर किए जाते हैं। मैं ढूंढ कर तुम्हारे लिए दो तीन स्टूडेंट को का बंदोबस्त कर देता हूँ। तुम घर में ही कोचिंग सेंटर चला सकती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब कर सकोगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो कहने लगा, तुम्हें अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मनीत ने मेरे लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले दो तीन स्टूडेंट को बंदोबस्त किया। मैंने उस उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे पास एक दो और स्टूडेंट आ गए। मेरी काबिलियत और पढ़ाने की का तरीका उन स्टूडेंट को पसंद आया। उन्हीं के माध्यम से बाकी स्टूडेंट ने भी मेरे पास आना शुरू कर दिया। इस तरह मेरी कोचिंग सेंटर 2 से 5 स्टूडेंट और फिर 5 से 10 स्टूडेंट तक पहुंच गई। मुझे खुशी हुई कि मैं कामयाब होने लगी थी। उधर मेरे ससुराल में मेरे पति को मेरी कमी मैं बहुत खाए जा रही थी। उनका अपने ऑफिस के काम में पर भी ध्यान नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्हें छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी, वो भी किराए के छोटे मोटे घर में रहते हुए। मैंने सारी परेशानियां का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचना शुरू कर दिया। मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम रमन कोचिंग सेंटर रखा, मतलब अपने बेटे का नाम। पर ऊपर वाले की कृपा से मेरी मेहनत रंग लाई। स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आने लगा, उन्हें तरक्की हासिल होने लगी तो उन्होंने मेरे बारे में बाकी स्टूडेंट को भी बताया। जो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते थे वो भी मुझसे जुड़ने लगे। इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर चल पड़ा। मैंने ऑनलाइन भी अपने कोचिंग सेंटर के विज्ञापन डालने शुरू कर दिए। दिन रात की परवाह किए बिना मेरी मेहनत जारी रही। 3-4 महीने की मेहनत रंग लाई और मेरे पास काफी स्टूडेंट हो गए। उसके द्वारा दिए गए कुल चार्ज इतने ज्यादा हो गए कि मेरा घर का अब खर्चा आराम से निकलने लगा। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई भी चालू रखी। उधर मेरी ससुराल में मेरे घर से निकलने के बाद वहाँ का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था। मेरी सास ने तो कोई काम नहीं करती थी, जबकि मेरी ननद पूनम को मजबूरी में घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। पूनम बर्तन पटक पटक कर बड़बड़ाते हुए घर के काम कर रही थी। मनीष जब भी घर में दाखिल होते और अपनी बहन से खाना या नाश्ता मांगते तो वो गुस्से में कहती, भैया मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ, हद हो गई है, कितना काम करूँ। जब घर में मेरी सास ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, अरे पूनम बेटा, मेरी दवाई तो दे जा, तूने अभी तक नहीं दी, बहू तो होती तो समय पर मेरे सारे काम कर दिया करती थी। अब एक एक करके सबको मेरी याद आ रही थी। पूनम में पूनम ने अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं अब किसी का कोई काम नहीं करूँगी, अब भाभी को ही वापस बुला लो। इससे पहले कि ये घर पूरी तरह बर्बाद हो जाए तभी मनीष भड़क उठे और कहने लगे, मैं उसे कभी वापस नहीं बुलाऊंगा, वो अपनी मर्जी से गई है तो खुद ही वापस आएगी। कुछ दिनों बाद उसकी खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इधर से मैंने अपना काम कर दिया था, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद अपने पति को डिवोर्स के लिए नोटिस भेजूंगी। और जब वो नोटिस मेरे ससुराल पहुंचा तो मेरे पति के होश उड़ गए। उस पर मेरे साइन पहले से ही मौजूद थे। डिवोर्स के पेपर देखकर मेरे ननद ने कहा, लो भैया अपनी करनी अब भुगत लो। मनीष को बहुत गुस्सा आया, उसे यो तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ। अब ये केस कोर्ट में चलना था, इसलिए हम दोनों कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। मेरे पति ने भी अपनी तरफ से वकील किया था, जिसने अपने शब्दों में
से मुझ पर प्रहार किया। उसने कहा, मैडम, आपने शादी से लेकर अब तक तो कोई शिकायत नहीं की, अचानक आपको अपने पति से क्या परेशानी हो गई? मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ सहा, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने भी मजबूर किया। मेरे पति के वकील ने मुझ पर बदचलन और लापरवाह होने के का भी आरोप लगाया, जिसे मैंने खामोशी से बर्दाश्त किया। और उसने कहा, जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई, उसका चाल चलन ही ठीक ना हो, ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन मैंने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा। मैंने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जो मेरे साथ घरेलू हिंसा की साबित कर रही थी। सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब मेरे पति को कोर्ट में बुलाया गया और मेरे बेटे को। जज साहब ने उससे प्यार से पूछा, बेटा, आप किसके साथ रहना चाहते हो? मैं अपने बेटे के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके एक सही फैसले से ये सब कुछ ठीक भी हो सकता था, और एक गलत फैसले से सब कुछ गलत भी हो सकता था। लेकिन मेरे बेटे ने बिना किसी डर से कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे और उन पर गुस्सा भी करते थे। मम्मी रोती रहती भी थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मनीष ने अपने बेटे की जब ये बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। उसका केस जीतने की उम्मीदें अब ना के बराबर थी। अब अगली सुनवाई में नतीजा आना था। मैंने किस्तों पर अब एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था और अपने बेटे रमन के साथ उस घर में शिफ्ट हो गई। मनीष ने मेरा बहुत साथ दिया था। वो एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, वरना कहाँ कोई गैर किसी के लिए इतना करता है। उसने ही मुझे हिम्मत दिलाई और मुझे अपना केस किस तरह से लड़ना है। केस की आखिरी सुनवाई से ठीक एक दिन पहले मेरे मोबाइल पर मनीष का फोन आया। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि वो एक बार मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैंने साफ शब्दों में अपने पति को ये बात कह दी तो उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। मेरे पति ने कहा, आखिरी एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, शायद उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। लगभग आधे घंटे के बाद मेरा पति मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। घर के बाहर उन्होंने मेरी नेम प्लेट लगी हुई देखी तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा। मेरे पति चारों तरफ से मेरे घर को गौर से देख रहे थे। मेरा छोटा सा घर अंदर से बहुत सुंदर था। घर में हर तरह की सुविधा मौजूद थी। मैंने उससे कहा, आपको बात करनी है? उन्होंने कहा, बस मैं तुमसे 5-10 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। उस दिन मैंने अपने पति के चेहरे पर बेबसी देखी और उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना घर बिखर गया है। माँ बीमार है और पूनम से घर का कोई काम नहीं होता। सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी मेरे बेटे ने मेरे लिए कहा, उसके बाद से मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है हेमा, मैंने कहा। तो अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया, इसलिए आपको मेरी याद आई है? वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगे, नहीं, मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये डिवोर्स वाला मामला ख़त्म कर दो और मेरे साथ वापस चलो। और रमन के बारे में भी तो सोचो, उसे भी तो अपने पिता और माता की ज़रूरत है। मैंने कहा, नहीं, उसे अपने पिता की ज़रूरत नहीं। उसके लिए अब मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता। तुम जैसे पिता तो किसी काबिल नहीं, मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम एक बार मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हर दिन तुम्हारे लिए मौका था, लेकिन तुमने उसे हर बार बर्बाद कर दिया। माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कोई गलती अनजाने में होती है तब माफी मांगी जाती है, लेकिन तुम्हारी हर गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और सच कहूँ तो
अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मनीष की आखिरी बार एक नज़र मुझ पर और एक मेरे बेटे पर पड़ी और फिर वो घर से निकल गए। मैंने भी कभी अपने पति को दोबारा पलट कर नहीं देखा। हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ और मैंने अकेले ही अपने करियर को बढ़ा लिया। मेरा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने लिए खुद ही मिसाल बन गई हूँ और मैंने अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला किया। आज मैं कामयाब औरत हूँ और आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो एसके की जुबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये सफल अधूरा है। आपका ये सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी मेहनत को सफल बनाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।